हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल फास्ट ट्रैक मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 नवीनतम रूपरेखा के आधार पर होनी है, जिसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आज हम उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, लेकिन न्यू पैटर्न के आधार पर इस बार कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि वास्तविक संख्या से पहला प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम 156 लिख लेंगे, इसका गुणनखंड कर देते हैं। 2 से कट जाएगा, पहले 2 से काटेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, 2 3 5 ऐसे करके काटेंगे। 2 7 14, 15 से 14 घटा 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर ये कट जाएगा, 2 9 18। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब इसको हम काटेंगे 3 से। 3 का नंबर 3, 3 त्रिका 9। फिर ये डायरेक्ट 13 है, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 13 13 से ही कटेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 156 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 है 2 बार, 3 एक बार है, 13 भी एक बार है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। अब जो विकल्प आपको सही मिले उसी में आप सही का निशान लगा देंगे। जिससे इसका अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। विषम पूर्णांक का रूप p के लिए पूछ रहा। जैसा कि हम जानते हैं सम पूर्णांक जो होता है वो 2p होता है, और अगर हम सम पूर्णांक में 1 जोड़ देते हैं तो बन जाता है विषम पूर्णांक। जैसे कोई संख्या 2 है, अगर हम 2 में 1 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p + 1 होगा। इसमें जहाँ p क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए p का मान हम 1 2 3 4 ऐसे करके रख देंगे। मान लीजिए प्रश्न इस तरह के ना करके पूछ लिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आप जो यहाँ पे p लिखा है इसको आप m कर देंगे, 2m + 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर k पूछ लेता है तो उस क्वेश्चन हो जाएगा 2k + 1 इसका हो जाएगा। उसमें k = 1 2 3 4 आप रख देंगे। तो ये याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धनात्मक पूर्णांक अगर विषम संख्या के लिए पूछ रहा, विषम पूर्णांक में पूछ रहा, तो आप क्या करेंगे, उसमें 2p + 1 करेंगे, 2p + 1। अगर यही प्रश्न अगर सम पूर्णांक के लिए पूछता है, सम पूर्णांक में, तो सम पूर्णांक के लिए आपको यहाँ पे लिख देना है, केवल 2p लिखेंगे, इसमें 1 नहीं जोड़ना है। ये 2 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विषम पूर्णांक के लिए आप क्या लिखेंगे, 2p + 1, और सम पूर्णांक के लिए लिखेंगे ओनली 2p। विषम के लिए क्या, 2p + 1, सम पूर्णांक के लिए 2p। अगर क्वेश्चन में यहाँ p बदल जाता है, अगर यहाँ पर q देते हैं तो आपको ये q कर देना है, इसको q कर देना है। अगर यहाँ पर m दिया जाता है तो ये m और ये m हो जाएंगे। अब जो भी विकल्प आपको सही मिले उसमें निशान कर देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होगा। प्रश्न ऐसे रहेगा, निम्न में सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होगा।
पहला है 14/35, 18,25 दिया हुआ है, 31,93, 32,62 दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका मासा जो है वो एक होता है, जिनका मासा एक हो, HCF एक आए। मतलब अगर इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये किसी नंबर से ना कटे, अर्थात एक तरह से प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे 14 और 35 है, इनका HCF तो एक नहीं हो सकता, इनका HCF 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ये दोनों 7 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका मासा 7 आ रहा। जैसे ये 31 है और ये 93 है, 31 93, 3 टाइम में कैंसिल, अर्थात इसका मासा 31 हो रहा है। जैसे 32 है 62 है, अगर इसको हम 2 से काटे दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे। लेकिन जब हम सेकेंड नंबर में आते हैं तो ये 18 और 25, 18 3 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, और 25 जो है वो केवल 5 से ही कैंसिल होगा। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, अर्थात 18 से 25 जो है, 18,25 यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आप लोग सहअभाज्य संख्या समझ गए। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा HCF जो है वो एक हो। तो इन चारों में से 18 और 25 का मासा एक है और सभी का कुछ ना कुछ है, लेकिन 18 और 25 का केवल एक मासा होगा। इसलिए सहअभाज्य संख्याओं का जो युग्म है वो 18,25 है। इसलिए इसमें 18 से 25 ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्या 252 और 594 का जो मासा है वो 18 है। 252 और 594 का लासा पूछ रहा। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि LCM जो होता है, LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा HCF। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 252 है, और दूसरी संख्या है 594 बटे में मासा है 18। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 से पहले काटते हैं इसको, 18 का नाम 18, 25 से 18 घटाएंगे 7 बच जाएगा, 7 2 72 हो गया, 18 चौक 72 हो गया। इसका मतलब आ गया 594 गुणे 14, 14 चौको 56, 6 हासिल आया 5, 1 26 5 31, 1 हासिल 14 पंचे 70, 83 16 इसका आंसर हो जाएगा। जो भी विकल्प सही हो उसमें आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² - 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो x² - 2 हो जाएगा। जब 7 गुणे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 का पक्षांतर कर लो, दूसरी तरफ 2 गया प्लस में हो गया, 7 2 9 आ गया। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इसमें अंडर रूट लग जाएगा, और 9 का वर्गमूल ±3 होता है। अब ±3 अगर विकल्प में कोई ऑप्शन है तो वो आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें आप a बराबर लिख लीजिए, a बराबर 5 है, b बराबर -3 और c बराबर दिया है 2। इसमें मूलों का योग ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का योग सूत्र बताया है -b/a। यहाँ पे b का मान कितना है, -3 है। यहाँ b की जगह आप -3 रख देंगे और a की जगह रखेंगे 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
3 बटे में कितना बचा, 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 3/5 होगा। जो भी विकल्प सही हो आप उस पर निशान कर देंगे। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 का विभक्त कर ज्ञात करना। सबसे पहले आप इसमें ए बी सी के मान लिख लेते हैं। ए का मान है 3, बी का मान है -4 नहीं 6 दिया हुआ है, और सी का मान है 4। विविध कर का सूत्र लगा देते हैं। ये होता है डी बराबर B² - 4AC। बी का मान कितना है, -6 होल स्क्वायर, ए का मान 3 है और सी का मान 4 दिया हुआ है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × 12, 12 × 4 = 48। अब आप 36 से 48 घटा दीजिए, -12 आएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। वियुक्त कर पूछ रहा, वियुक्त कर आ गया इसका -12। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें a बराबर 3 दिया है, b बराबर -4 दिया है और c का मान इसमें 0 दिया है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब c का मान 0 दी। अब इसमें जब गुणनफल का सूत्र लगाएंगे आप, मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a रखा जाता है। c का मान कितना है, 0 और a का मान है 3। अब 3 से 0 को भाग करने पे तो आंसर तो हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए जो मूलों का गुणनफल होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण a² x² + 4ax + 4 = 0 के लक्षण ज्ञात कीजिए। लक्षण के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले विविध कर ज्ञात करना है। विविध ज्ञात करने के बाद फिर उसके लक्षण आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले इसमें a बराबर देख लीजिए, a², b बराबर दिया है 4a और c बराबर दिया है 4। अब यहाँ पे हम लगाएंगे विविध कर, d बराबर B² - 4AC। b का मान हमने यहाँ रख दिया 4a होल स्क्वायर, a का मान कितना है a², c का मान है 4। अब इसका स्क्वायर कर लो। जैसे आप 4a का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 16a², फिर 4 × 4 16, ये भी हो गया। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 बच जाएगा। ये बच गया 0। 0 का मतलब क्या होता है कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक आप कोई विकल्प दिया होगा मूल वास्तविक एवं समान के, जो विकल्प हो आप उसको सही कर देंगे। अगला प्रश्न, बिंदु 5,0 और -12,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 5,0 -12,0। अब इसको हम क्या मान ले रहे हैं, x1 और दूसरे को मान ले रहे हैं x2 और y2। पहला बिंदु हो गया हमारा x1 y1, दूसरा बिंदु हो गया x2 y2। बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 का मान है 5, x2 का मान है -12, तो माइनस माइनस हो गया +12 होल स्क्वायर, y1 का मान 0, y2 का मान 0 होल स्क्वायर। 5 और 12 हमने जोड़ दिया 17 हो गया, 17 का होल स्क्वायर और ये बचा 0। 17 का स्क्वायर होगा 289 प्लस 0। अब 289 में 0 जोड़ोगे तो 289 ही होगा, जिसका वर्गमूल आ जाएगा 17। तो इसका आंसर 17 इकाई, कोई विकल्प दिया होगा वो आपको लिख देना है, 17 इकाई। अगला प्रश्न, दो बिंदु के निर्देशांक -8, 0 एवं 0, -8 हैं। इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, एक है -8, 0 एवं 0, -8। मध्य बिंदु के निर्देशांक का व्यंजक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का व्यंजक x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। दो बिंदु ये हैं, हमने बताया जो पहला बिंदु होता है उसको हम मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे बिंदु को लिख लेते हैं x2 और y2। इसमें x1 का मान है -8, x2 का मान है 0, y1 का मान है 0 और y2 का मान है -8। ये हो गया -8/2 और ये भी हो गया -8/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे -4, इसको भी कैंसिल करेंगे -4 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आया, x, y लिखते हैं -4, 4। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। x अक्ष की दूरी का मतलब होता है y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक। तो इस समय y निर्देशांक कितना, ये x है और ये y, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि x अक्ष से दूरी का मान y निर्देशांक, अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो होगा x निर्देशांक। यहाँ पे x अक्ष से दूरी पूछ रहा तो मान होगा y निर्देशांक, जिसमें ये x है और ये y है, y का मान 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। विकल्प पे जो सही हो वो आप निशान कर देंगे। अगला प्रश्न, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हम sec थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, हम ये ज्ञात करेंगे कि 2 जो है उस sec थीटा में कितने अंश का मान है। sec थीटा में 2 कितने अंश का मान होता है, तो हम जानते हैं कि sec 60 अंश का मान होता है 2। अब sec से sec अगर कैंसिल कर लेते तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश। अब जैसे यहाँ पे sec थीटा बराबर 2 दिया है तो हम इसका मान sec में ही सर्च करेंगे, sec में ही ढूंढेंगे। अगर 2 का मान हम साइन में ढूंढना प्रारंभ करेंगे तो पहले तो साइन में 2 किसी का मान होता नहीं। अगर कासेक में देखेंगे तो कासेक 30 का मान होता है, लेकिन अगर यहाँ हम कासेक 30 लिखते हैं तो sec से कासेक कैंसिल नहीं होगा। जिसका फॉर्म है आप उसी फॉर्म में ही उसकी वैल्यू ढूंढेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब कोई विकल्प 60 अंश दिया होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है cos 17/sin73। cos 17/sin73 अंश का मान। तो हम पहले ये देखेंगे ऐसे प्रश्नों में अगर इनका मान टेबल में उपलब्ध है तो आप टेबल का मान रख देंगे, अगर उपलब्ध नहीं है तो क्वेश्चन को आप पहले ऐड करेंगे। अगर इनका जोड़ 90 डिग्री होता है तो इनको क्या करेंगे, 90 माइनस से
घटा देंगे। ये हो जाएगा cos 17 बटे साइन 90 से अगर हम 17 घटा देते हैं, 90 से 17 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 73 बच जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 73 और 17 का जोड़ कितना होता है, 90 अंश। चाहे यहाँ पर आप अंश बदलिए चाहे हर बदलिए, दोनों में आंसर सही आएगा। अब ये हो गया cos 17 साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे जिनका योग 90 डिग्री होगा उनका मान 1 होगा। बस याद रहे कि दोनों 90 माइनस थीटा पे इन्वर्सली होने चाहिए। अगर साइन है तो ये कास हो, ये टैन हो तो ये काट हो, ये सेक हो तो ये कासेक। अगर सेक कॉसेक टैन काट साइन कास के फॉर्म में है और उनमें जो थीटा का मान दिया हुआ उनका जो 90 डिग्री होता है, तो उन सभी प्रश्नों का मान 1 होगा। उन सभी प्रश्नों के जो आंसर होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा लिखेंगे। कास को हम यहाँ से हटाते हैं, कास को हटा करके हम साइन के भाग में लाते हैं, यहाँ बच जाएगा 1। क्योंकि अगर कास गुणे 1 करेंगे तभी इसका मान कास होगा। तो साइन बटे कास का सूत्र क्या होता है, टैन थीटा, बराबर दिया है 1। अभी हो जाएगा टैन थीटा बराबर, टैन में कितने अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का मान, टैन 45 डिग्री। अब टैन से टैन अगर हम कैंसिल करते हैं तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई विकल्प 45 अंश होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 1 माइनस टैन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर 45। हम जानते हैं कि टैन 45 का मान 1 होता है। स्क्वायर लगा, आप स्क्वायर लगा दीजिए। 1 प्लस इसका भी मान 1 होता है, स्क्वायर इसमें भी लगा दो। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अगर 1 से अब हम घटाते हैं तो 0 हो जाएगा, बटे में 2। अब 2 से अगर इसको हम भाग करते हैं क्या बच जाएगा, 0। 0 विकल्प में होगा तो उसको हम सही कर देंगे। मान लीजिए 0 विकल्प में नहीं है, उसके स्थान पे यहाँ पे दिया हुआ कास 90, टैन 90, साइन 90, साइन 45। तो हम जानते हैं जो 0 होता है ये कास 90 का अंश का मान है। ऐसे भी विकल्प दिए जा सकते हैं। जिन प्रश्नों के मान आ गए और टेबल में उनका मान न दे करके कॉस कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो आप उनमें उसका मान ढूंढ करके रख देंगे। जैसे अभी यहाँ पे 1 हो जाता और विकल्प में कास 0 दिया होता तो हम तुरंत कास 0 का मान सेलेक्ट करके उसको सही कर देते। ऐसे भी प्रश्न आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि आपका आंसर शून्य होगा। आप उसमें सर्च किए 0 नहीं है तो आप परेशान होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या करेंगे, साइन कास में टेबल के वैल्यू से ही उनको ढूंढ करके सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिमाप है, मान लेते हैं त्रिज्या r है। प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल होगा πr²। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे एक r से एक r कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 बराबर r, अर्थात r बराबर 2। r बराबर 2 मात्रक, इसका आंसर आ जाएगा r बराबर 2 मात्रक।